और फ्रीडा उसकी पत्नी थी। तो उनके बारे में ये बात है। तो आप लिखेंगे कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस है वो पक्षियों से, गौरैया से बहुत प्रेम करते हैं और वो बहुत अपना ज्यादातर समय गौरैया के साथ ही बिताते थे। तो और गौरैया भी उनके साथ बहुत अंतरंग व्यवहार करती थी, बहुत उनके साथ अपनापन था, आत्मीय व्यवहार करती थी। तो इसलिए पक्षी प्रेम को, उनके आपसी पक्षी प्रेम को बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि वास्तव में वो पक्षियों को कितना प्यार करते थे और पक्षी भी उनको कितना प्यार करते थे। ये पक्षी आपको प्यार करेंगे तभी तो आपके पास आएंगे, आपसे डरेंगे नहीं। ठीक है, फिर से सुन लो कि लॉरेंस की पत्नी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो जानती थी कि उनके पति जो हैं वो बहुत ही पक्षी प्रेमी हैं। वो घंटों गौरैया के साथ अपना समय बिताया करते थे और गौरैया भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी, उनसे हिली मिली थी। तो इसलिए उन्होंने उनके पक्षी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कहा। ठीक, आ गया समझ में? अब आ जाओ चौथा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति है, उस पूरी पंक्ति का आपको मतलब बताना है विस्तार से। तो देखो पंक्ति है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। अच्छा, लॉरेंस जो है वो एक कवि और पक्षी विज्ञानी थे। तो कवि, अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस जो थे वो प्रकृति के प्रेमी थे, कवि भी थे। पक्षी विज्ञानी का तो उल्लेख कहीं है नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि वो कवि और प्रकृति प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। जिस प्रकार विदेश में रहने वाले D.H. लॉरेंस जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों के प्रेमी थे, पक्षियों के साथ अपना जीवन बिताते थे, उन्हीं की तरह सालिम अली भी जो थे वो प्रकृति के प्रति समर्पित हो चुके थे। उनका खुद का जीवन जो था वो प्रकृति और पक्षियों के साथ बीता, इसलिए वो उनकी तुलना लॉरेंस से की गई है। यहाँ पे सालिम अली का परिचय देना कि सालिम अली जो थे वो भी लॉरेंस की तरह ही प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे और उनका जीवन भी जो था वो पूरी तरह प्रकृतिमय हो चुका। ठीक, क्वेश्चन 3 फिर से, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो आप कहोगे कि उनकी पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानती थी कि उनके पति जो हैं उन्हें गौरैया से, पक्षियों से बहुत प्रेम है और वो छत पर बैठे घंटों पक्षियों के साथ समय बिताते थे और पक्षी भी जो थे वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और वो उनके साथ बैठते थे। तो इतना अधिक समय पक्षियों के साथ बिताने के कारण उन्हें लगता था कि पक्षी जो थे वो मुझसे बेटर, मुझसे ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में, क्योंकि उनका ज्यादा समय पक्षियों के साथ बीता और उन्हें आपस में, पक्षियों को उनसे और उन्हें पक्षियों से, दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था, तो इसलिए वो उनके बारे में बातें जानती हो। ठीक है, दूसरा है, नैसर्गिक जिंदगी के दो मतलब होते हैं। नैसर्गिक जिंदगी का एक मतलब होता है प्रकृति में खो जाना। नैसर्गिक जिंदगी का मतलब होता है प्रकृति में खो जाना, प्रकृति में लीन हो जाना, प्रकृतिमय हो जाना। और दूसरा मतलब होता है प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। मतलब ज्यादा प्रकृति में कोई चालाकी तो होती नहीं है, प्रकृति सहज सरल रूप में हमेशा एक सी नजर आती है, उसका एक ही स्वभाव है, एक ही सरल रूप है। तो उसी तरीके से प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए अर्थ है। आप इतना बताओगे नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, मतलब प्रकृति में खो गए, वो पूरी तरह प्रकृति में लीन हो गए थे। कौन? सालिम अली। ठीक है ना, तो सालिम अली भी डॉक्टर लॉरेंस की तरह ही पूरी तरह प्रकृति में खो चुके थे। वो प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति में ही उनका पूरा जीवन बीता, तो इसलिए उन्हें ऐसा कहा गया। ठीक, अब दूसरी लाइन देखो, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने
सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कि सालिम अली, यहाँ पर कहने का भाव ये है कि सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी जो है वो दूसरा पैदा नहीं हुआ। अगर कोई उनको फिर से अपने जिस्म की गर्मी या दिल की धड़कन देख के लौटाना चाहे तो नहीं लौटा सकते। कहने का मतलब ये है कि उनके जैसा ना कोई पैदा हुआ और ना कोई पैदा होगा। यानी अगर हम कोशिश करें तो भी जो पक्षियों के सपनों का संसार, पक्षियों के सपनों के संसार में था, यानी जिसका सपना ही पक्षियों के बीच बीतना था जीवन, जिसने पूरा जीवन पक्षियों में बिताया, जो पक्षियों के ही सपने देखता था, ऐसा सालिम अली जो था पक्षी प्रेमी, वैसा दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दोबारा नहीं संसार में आके सपनों के गीत गा सकता। अर्थात उन जैसा पक्षी वैज्ञानी कभी नहीं हो सकता। फिर है ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। कहने का मतलब ये है कि सालिम अली जो थे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनकर नहीं, मतलब उनकी जो खोज की सीमा नहीं थी कोई, वो ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र विशेष की जगह ही के पक्षियों के बारे में जान रहे थे, वो जहां उन्हें पता चलता दूर दूर तक जाते थे। तो उनकी जो खोज थी पक्षियों के संबंध में, उनकी जो रिसर्च थी, जो खोज थी, वो कार्य क्षेत्र उनका बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा था। कोई एक सीमित क्षेत्र विशेष के उन्होंने पक्षियों का अनुसंधान नहीं किया था, वो दूर दूर तक जाते थे पक्षियों की खोज में। तो इसलिए उनको ऐसा कहा गया है कि वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बन के नहीं, अथाह सागर बन के उभरे थे। मतलब उनका कार्य क्षेत्र विशाल था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो केवल राजस्थान के हैं, राजस्थान विशेष के पक्षियों के बारे में, वो दूर दूर तक जाते थे, जहां भी उन्हें पता चलता था वहां वहां जाते थे, देश विदेश सब जगह जाते थे। तो ये तीनों हो गए आशय स्पष्ट कीजिए। इन आशय स्पष्ट करने में आप कोई दो कर लेना, तीन में से कोई दो कर लेना। ठीक है, तीन में से कोई दो। अब है इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो आप बता सकते हो कि पहला तो कि पाठ में लेखक ने मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया, यानी तत्सम के शब्द भी मिलेंगे, तद्भव के भी मिलेंगे, उर्दू के भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप उदाहरण देके, जैसे जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत उर्दू के अच्छे शब्द हैं। इसी तरह संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, संगीतमय, प्रतिरूप, ये संस्कृत के वर्ड हैं। इसी तरीके से कहने का मतलब आप हिंदी और उर्दू के शब्दों का उदाहरण देके बता सकते हो। पहली विशेषता है इनकी भाषा की कि इसमें इन्होंने हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। जैसे फिर आप उदाहरण दे सकते हो, हिंदी के शब्द 4 लिख देना, उर्दू के शब्द 4 लिख देना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, भाषा शैली की दूसरी विशेषता है जटिल वाक्यों का प्रयोग। लेखक जो हैं उनके वाक्य जो है बड़े जटिल हैं। जटिल मतलब समझने में कठिन। जैसे नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, अब ये इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है ना। तो सीधे सरल वाक्यों का नहीं, उन्होंने कहीं कहीं जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है, जैसे नैसर्गिक जिंदगी का। या इसी तरीके से पहली लाइन थी ना, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये भी कितनी कठिन शब्दावली। तो आप लिख सकते हो कि कठिन वाक्यों का प्रयोग। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई, कठिन वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे तो 2 वाक्य कोई उदाहरण दे देना। कठिन वाक्य तो आपको पता चल ही जाएंगे कौन से हैं। ठीक है, 2 विशेषताएं समझ में आई। तीसरी विशेषता बता देना, अलंकारों का प्रयोग। अलंकारों का भी प्रयोग देखने को मिलता है इनकी भाषा में। जैसे अब तो वो उस वन पक्षी की तरह, वन पक्षी यानी वन का पक्षी, तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसी तरह रोमांच का सोता फूटता, तो रोमांच का सोता फूटता यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक, वन पक्षी में उपमा अलंकार है और रोमांच का सोता ये वर्ड आया था ना, तो ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। तो इस तरह इन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी किया है। गद्य में भी
है ना, कविता में तो होता ही होता है, गद्य में भी किया है। और फिर है लास्ट में भाव अनुरूप भाषा, यानी कवि जो है, लेखक जो है, उन्होंने भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। जैसे आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, तो यानी दोनों ही नहीं रहे, दोनों के गुजर जाने की बात कह रहे हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नई भारत का नींव रखने का संकल्प लेगा। मतलब प्रश्नवाचक शैली में भी इन्होंने किया है, तो ये भी विशेषता हो गई इनकी। भावों के अनुरूप भाषा इन्होंने किया है। कहीं तो वो छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं, कहीं वो प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे छोटे छोटे वाक्यों में आप लिख देना आज सालिम अली नहीं है, छोटा वाक्य इन्होंने यूज किया। और आप प्रश्न शैली वाला भी एक प्रश्न लिख सकते हो कि अब कौन बचा है जो सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्रश्न शैली में भी ये वाक्य लिखते हैं। तो ये 4 इनके भाषा की विशेषता हुई। आप पॉइंट लिख लो और उसका एग्जाम्पल ढूंढ के दे देना। पहला पॉइंट, उर्दू और हिंदी के शब्दों का प्रयोग। लिख लो जल्दी से कहीं, उर्दू और हिंदी के शब्दों का प्रयोग। एग्जाम्पल आप ढूंढ के दे देना जैसे, ठीक है। पूरा शुरुआत ऐसे करना कि इस पाठ के लेखक की भाषा शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग या हिंदी उर्दू शब्दों का प्रयोग, जैसे लिख देना। दूसरी विशेषता लिख देना, जटिल वाक्यों का प्रयोग। इन्होंने जटिल यानी कहीं कहीं वाक्य रचना बहुत जटिल की है। जैसे फर्स्ट लाइन लिख देना पाठ की स्टार्टिंग की, मौत का खामोशवादी की तरफ जा रहा है, ये वाली लाइन लिख देना। या फिर वो नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए हैं, ये वाली लाइन लिख देना। तीसरी विशेषता, अलंकारों का प्रयोग। तो वन पक्षी, रोमांच का सोता, इन वाक्यों में इन्होंने रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। फिर भाव अनुरूप भाषा है, जैसे भाव है उसकी अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कहीं छोटे वाक्य हैं तो कहीं इन्होंने प्रश्न पूछने के अंदाज में वाक्य लिखे हैं। छोटे वाक्य में लिख दो आज सालिम अली नहीं रहे। और प्रश्नवाचक में कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन बचा है जो अब हिमालय की लद्दाख बर्फीली जमीन पे जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 विशेषताएं आप बता दो। तो ये हो गए प्रश्न 5। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 पे आ जाओ। 5 समझ में आ गए, 6 पे आ जाओ। सालिम, इस पाठ के लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप पूरा लिखोगे कि सालिम अली जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे और उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। उन जैसा पक्षी प्रेमी शायद ही कोई हुआ हो। वो हमेशा आंखों में या गले में दूरबीन लटकाए और कंधे पर एक बैग लिए दूर दूर तक पक्षियों की खोजबीन करने के लिए जाते थे। वे स्वभाव से घुमक्कड़ थे और जगह जगह घूमते थे और लंबी यात्राओं से वो शारीरिक रूप से कमजोर भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के थे। और पक्षी प्रेमी तो इतने थे कि पक्षियों की रक्षा के लिए उन्होंने, प्रकृति की रक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। और यही नहीं, वे बहुत ही सरल और जिंदा दिल और पक्षियों के लिए जीने वाले जिंदा दिल इंसान थे। ऐसे करके आपको उनके व्यक्तित्व का चित्र खींचना है। आ गया समझ में। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। अब सांवले सपनों की याद क्या समझ में आता है? सांवले सपने, उनकी याद, कौन से सांवले सपने? तो ये पढ़कर पढ़ने वाले पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर किसकी बात हो रही है, किसके सपने, कौन से सपने, और उनको सांवला क्यों कहा है ना। तो ये सब चीज मन में, तो आप लिख सकते हो कि पाठ का शीर्षक जो है वो पढ़कर मन में पाठक के जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर यहाँ किसकी बात हो रही है। वास्तव में सांवले सपने जो हैं वो मन की इच्छाओं के प्रतीक है। हम कोई भी सपना देखते हैं वो क्या होता है कि हम बड़े होंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सपने ही तो हैं। तो जो मन की इच्छाएं होती हैं वही होते हैं हमारे सपने। और सांवले सपने इसलिए कहा गया है क्योंकि वो पक्षियों के संसार के सपने देखा करते थे। पक्षियों को, पक्षी कैसे होते हैं? सांवले सलोने, तो इसलिए उनके सपनों को सांवला कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि
उनके जो सपने थे वो सांवले थे, अर्थात वो जो कुछ भी करना चाहते थे वो पक्षियों के लिए करना चाहते थे। इसलिए उनके पक्षी प्रेम को देखकर और उनके सपनों की याद करते हुए कवि ने यहाँ जो सांवले सपनों की याद, यानी सालिम अली ने जो सांवले सपने देखे थे, पक्षियों के लिए जो सपने देखे थे, उनको याद करने के लिए ही इस पाठ का शीर्षक जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि इस पाठ में उन्होंने सालिम अली को याद किया और सालिम अली वो व्यक्ति थे जो पक्षियों के सपने देखते थे, पक्षियों के बारे में सोचते थे। ठीक है, आगे समझ में। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो आप लिखोगे कि सांवले सपनों की याद एक ऐसा शीर्षक है जिसको पढ़कर पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर कौन से सपने, किसकी याद, और सपने भी सांवले क्यों। तो यहाँ पर सांवले सपने जो है वो मन की इच्छाओं के प्रतीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है सालिम अली के सपनों की, मन की इच्छाओं की। और सालिम अली की मन की इच्छा या सपने क्या थे? पक्षियों के बारे में थे, पक्षियों के जीवन को जानने के बारे में थे। इसके लिए वो दूर दूर तक पक्षियों की खोजबीन करते थे और बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक भी थे। तो उनका जीवन ही पक्षियों को और प्रकृति को समर्पित था, और प्रकृति का रंग और पक्षियों का रंग भी श्यामल है, सांवला है। इसलिए उनके सपनों को सांवले सपनों कहा गया है, और उनको याद करने को उनके सपनों की याद से जोड़ा है। तो इसलिए पाठ का शीर्षक उपयुक्त है। राधिका कह रही है क्वेश्चन 3 फिर से। अरे अभी तो बताया था, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानती थी कि उनके पति लॉरेंस पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और पक्षियों के साथ ही उनका समय बीतता है। उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ वो घंटों समय बिता देते थे। तो इसलिए पक्षी जो चिड़िया थी वो भी उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानती होगी, अर्थात वो भी उनसे हिल मिल गई थी। आप देखो, कोई पक्षी अगर आपकी छत पे बार बार आए, रोज आए, आप उसको दाना पानी खिलाओ, उसके आपको पक्षी को आपसे डर लगना बंद हो जाए तो वो रोज आने लगता है, वो आपको पहचानने लगता है। तो इसी तरह वो पक्षी भी लॉरेंस को गौरैया जो थी वो जानने लगी थी, तो वो उनके साथ बैठी रहती थी, घंटों बैठती थी उसको। तो इसलिए लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है कि वो बहुत पक्षी प्रेमी थे और पक्षियों को भी उनसे प्रेम, इसलिए वो उनके बारे में ज्यादा जानती होंगी। अब आ जाओ, क्वेश्चन 6 और 7 हो गया। अब आ जाओ रचना और अभिव्यक्ति पे। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो आप बता सकते हैं भाई, प्रस्तुत पाठ में प्रकृति की चिंता भी है उन्हें, है ना, तो हमें पता है। तो आप क्या योगदान दे सकते हो? आप कोई भी 4 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे छोड़ दो, मत करना, रचना अभिव्यक्ति की मत करना, ये आप अपने आप कर सकते हो। पता है सबको क्या करना चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, सबको पता है। पर्यावरण पे निबंध लिख चुके हो ना कई बार। तो कोई भी 4 टॉपिक लिख देना कि अपने आसपास हरियाली रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, और आसपास गंदगी, गंदा पानी इकट्ठे नहीं होने देंगे, पर्यावरण को कम से कम दूषित करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। ये सब कोई 4 पॉइंट होंगे, करना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन ही करने हैं, ओनली 1 to 7। ओके, आज का होमवर्क आपका यही है कि पाठ 4 के प्रश्न संख्या 1 से 7 प्रश्न उत्तर करो बस। पाठ्येतर सक्रियता रहने दो, ये भी रहने दो। इसमें देखो कौन सा आप कर सकते हो। तीसरा देखो, टीवी के विभिन्न चैनल जैसे एनिमल किंगडम, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट आदि पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को देखकर किसी एक कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखित रूप में दे। अब देखो, आजकल तो डिस्कवरी चैनल चल गया है, पक्षी जो के बारे में बताते हैं, पशुओं के बारे में बताते हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं, है ना। कितने सारे हैं, पहले बहुत कम हुआ करते थे। अब तो इन लोगों के पास कैमरा होता है, पूरी टीम होती है, और ये लोग दूर दूर जाते हैं, पूरे साधन है। पहले सोचो, ये जिस समय सालिम अली हुए थे उस समय इतने साधन नहीं थे, तो अकेले दूरबीन और कैमरा लेकर ही जाना, इनके बारे में खोज खबर करना बहुत मुश्किल बात थी। जैसे डिस्कवरी चैनल पे आप लोग देखते हो ना वर्ल्ड वॉचर, वैसे ही थे वर्ल्ड वॉचर।
करना नहीं है कुछ भी। पाठ्येतर सक्रियता में भी कुछ नहीं करना, रचना और अभिव्यक्ति में भी कुछ नहीं करना, केवल पाठ से आशय स्पष्ट करो। पाठ 7 क्वेश्चन 7 तक ही करने, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का होमवर्क। सबको समझ में आ गए? एक बार रीड करो सारे क्वेश्चन आंसर, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। शब्दार्थ भी कर लिया करो। देखो ये D.H. लॉरेंस के बारे में और सालिम अली के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। D.H. लॉरेंस के बारे में देखो पेज नंबर 49 पे देखो, पेज नंबर 49। ये एक उपन्यासकार रहे थे, पक्षी वैज्ञानिक नहीं थे, ये उपन्यासकार थे। मैंने शुरू में आपको पक्षी विज्ञानी बताया, लेकिन देखो ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। लेकिन प्रकृति से प्रेम था, इसलिए ये प्रकृति के बीच रहा करते थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं। प्रकृति से उनका बहुत गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हैं। वे ये भी मानते हैं कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। यानी प्रकृति से प्रेम करते थे और ये चाहते थे मनुष्य प्रकृति से जुड़े, प्रकृति से प्रेम करे। शब्दार्थ देख लो। गणना यानी बनाना, हुजूम जनसमूह, वादी यानी घाटी, सोंधी यानी सुगंधित, पलायन यानी भागना या चले जाना, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, हरारत यानी गर्मी, आबशार यानी झरना, मिथक यानी पुरानी कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में भी प्रसंग का वहन करता हो, शोक यानी चंचल, क्षति यानी 100 वर्ष का समय। तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। उपन्यासकार का अर्थ लेखक, हाँ जो उपन्यास लिखते हैं बेटा। उपन्यासकार का मतलब है उपन्यास लिखने वाला। कहानी होती है वैसे ही उपन्यास भी होते हैं, है ना कृष्णा। जैसे कहानियां होती हैं, कहानियां तो छोटी होती हैं, और उपन्यास में पूरे जीवन का लेखा जोखा, पूरे जीवन की कहानी होती है, वो उपन्यास होते हैं, मोटे नॉवल। इंग्लिश में नॉवल बोलते हो ना, तो नॉवलिस्ट, हिंदी में उपन्यासकार, ठीक है। एक बार देख लो सारे क्वेश्चन आंसर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर क्लास ओवर करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नए लेसन को पढ़ाएंगे फिर। आपके 4 लेसन हो चुके हैं इसमें, और रीडर गद्दे में कितने हो गए? गद्दे में 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, गद्दे 3। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते जाओ और याद भी करते जाओ। साथ के साथ करोगे ना तो फायदे में रहोगे, क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड नहीं है ना, आपको किसी की कॉपियां मिलेंगी कि नकल करके उतार लो, और सारे लेसन मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत 1-2 दिन में फटाफट कर लो, क्योंकि ताजे दिमाग में आपको याद रहेंगे। ज्यादा दिन लगाओगे भूल जाओगे, सारे क्वेश्चन आंसर मिक्स हो जाएंगे। नहीं पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया सब कुछ। अभी एक बार एक चैप्टर और हो जाए पद्य का तो 8 लेसन हो जाएंगे। फिर इन 8 लेसन का मैं रिवीजन कराऊंगी
शॉर्ट में, और इनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दूंगी आपको करने के लिए, वो आपको अलग कॉपी में या पेज में कहीं करने होंगे। ठीक है, अलग CW कॉपी है ना आपकी, एक्स्ट्रा कॉपी जो मैंने बनवाई है, एक तो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में तो सारा काम करना है आपको, क्षितिज का भी, कृतिका का भी, ग्रामर का भी, एक रजिस्टर। ठीक है, हिंदी का जो एक बड़ा रजिस्टर बनाया आपने, उसमें आपको क्षितिज का भी काम करना है, कृतिका का भी काम करना है, और ग्रामर का भी काम करना है। और एक कॉपी बनवाई है, उसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है, जो मैं अलग से दूंगी। जैसे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, 8 लेसन हो जाए एक बार, इन 8 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आप लिखेंगे और उनके आंसर अपने आप करके मुझे बताएंगे, फिर मैं आप बताऊंगी कैसे व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजो या कैसे करो। ठीक है, पता चले आप याद कर भी रहे हो कि नहीं। ठीक है बेटा, तो फिर क्लास ओवर करें हम। कुछ पूछना नहीं है आप लोगों का? चलो ठीक है, ओके बाय। होमवर्क फिर से नोट कर लो, पार्ट 4 प्रश्न 1 से 7 तक सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, लिखो और याद करो। ओके बाय, सी यू।